नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से फिर मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निष्पक्ष मतदान के लिए असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेने पर जोर। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। आज रात 10 बजे ही पश्चिम बंगाल में थमेगा प्रचार। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री का ममता सरकार पर निशाना। कहा, ममता ने तस्करों और टोलाबाजों का सिंडिकेट बनाया। बंगाल के विकास पर स्पीड ब्रेकर भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मऊ रैली में भी कहा, ममता दीदी यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बाहरी बताकर कर रही हैं राजनीति, पर मायावती खामोश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और बलिया में जनसभा। महाराजगंज में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पटना में और एसपी बीएसपी आरएलडी की वाराणसी में जनसभा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकवादी मारा गया। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश के 3 आतंकी ढेर, 1 नागरिक और सेना का 1 जवान शहीद। अफगानिस्तान के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने की तरफ भारत का बड़ा कदम। भारत ने अफगानिस्तान को दिया 2 Mi-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर। मार्च 2018 में अफगानिस्तान, बेलारूस और भारत ने Mi-24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किया था त्रिपक्षीय समझौता। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री इस वक्त पश्चिम बंगाल के दमदम में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। आपको प्रधानमंत्री पद के सपने देखने की पूरी आजादी है, लेकिन हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बलों को गाली देने से, उनके खिलाफ गुंडों का उपयोग करने से, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने से दीदी आपकी अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठ चुके हैं। भाइयों बहनों, यह देश सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन अहंकार किसी का भी सहन नहीं करेगा। साथियों, दीदी को ये याद दिलाना भी जरूरी है, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से अगर कोई यहां आया है तो वो अपनी आजीविका कमाने के साथ ही बंगाल के विकास में भी मदद करता है। दीदी, आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा इन लोगों से समस्या है। आप उनके विरोध में खड़ी हो गई हो, लेकिन जो सीमा को लांघकर चोरी छुपे रात के अंधेरे में यहां आते हैं, उनसे आपको कोई समस्या नहीं है।
तो दमदम में प्रधानमंत्री की रैली और इधर पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज फिर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी ने अपील की है कि अभी जो एक्शन लिया गया वो काफी कम है और बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ रही है। बीजेपी ने बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिए जाने की मांग की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित भाषा के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य की मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि प्रधानमंत्री और पार्टी के हमारे अध्यक्ष अमित शाह गुंडे हैं, तो ये किस आचार संहिता में बैठता है? और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर दो ही गुंडे, ऐसा जो कहा है वो सभ्यता की मर्यादा लांघ करता है, आचार संहिता की उल्लंघन करता है और सभ्य समाज की हर चीज की लांघता है। और इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यह हमने मांग की है। और उसके सिवा और एक मांग की है कि ये जो हिस्ट्री शीटर्स और ये गुंडे लोग हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो एक दिन पहले लिया जाए कब्जे में, तभी जाके चुनाव शांति से होगा। और कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। विपक्षी दलों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने प्रचार की समय सीमा पहले ही खत्म करके सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने बिना किसी एक न्यायिक प्रक्रिया के, क्वेज़ी जुडिशियल प्रक्रिया के, सुनवाई के, बिना दोष निश्चित करे एक ब्लैंकेट सामूहिक रूप से चुप्पी वाला समय 24 घंटे से बढ़ा दिया। यानी उन्होंने ये निर्णित नहीं किया कि ये दंगेबाजी किसने की थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग दंगा करते हैं, और हमारा सीधा आरोप हमारा ही नहीं, कई सारी पश्चिम बंगाल की नॉन बीजेपी नॉन एनडीए पार्टीज का ये आरोप है कि विद्यासागर जी की मूर्ति रोड शो के वक्त दंगा और जितनी भी हिंसा हुई उसका सीधा आरोप, उसकी सीधी जिम्मेवारी बीजेपी के ऊपर है। तो ये बिना निर्णित किए अगर चुनाव आयोग एक ब्लैंकेट रूप से 24 घंटे की अवधि बढ़ा देती है चुप्पी वाले पीरियड की, तो इसका परिणाम बड़ा विचित्र होता है। और बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्षी दलों के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाने की आलोचना की है। उनका कहना है कि विपक्ष हार के बहाने बनाने में लग गया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक आज रात 10 बजे सभी तरह के चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएंगे। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं चुनाव आयोग पर ये कह रही हैं कि वो बीजेपी के हाथों बिक चुका है। बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि इसका मतलब है कि उनकी जमीन खिसक रही है, वो चुनाव में हारने वाले हैं, तो उन्होंने अभी से माहौल बनाना चालू कर दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जो भी चुनाव आयोग का निर्णय है किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के लाभ के लिए नहीं है। जो नुकसान हमारा हो रहा है वही दूसरे दलों का भी हो रहा है, जो दूसरे दलों का हो रहा है वो हमारा भी हो रहा है। मोदी जी का विरोध करना, बस इसलिए जो खड़ा होगा मोदी जी का विरोध करने के लिए उसके साथ खड़े हो जाएंगे। यहाँ ममता जी खड़ी हुई तो ममता जी के साथ खड़े हुए, और कोई खड़ा हो जाएगा तो और किसी के साथ खड़े हो जाएंगे। आज विपक्षियों के पास मोदी जी का विरोध करने के अलावा एजेंडा क्या है ये मुझे बताइए? सिर्फ एक ही एजेंडा है। देश में और कोई समस्या नहीं क्या? सबसे बड़ी समस्या मोदी जी है क्या? तो राजनीतिक दलों की स्थिति ऐसी हो गई है विपक्ष की कि न उनके पास नियत है, न नीति है, न नेता है। और आइए सीधा रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारी संवाददाता अनु दीवान हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनु, अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, 10 बजे तक ही बस अब जो चुनावी शोर है वो सुनाई देगा। इस वक्त क्या अपडेट है? वहां पर प्रधानमंत्री की भी रैली हो रही है, ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया है। क्या सियासी माहौल?
बिल्कुल अमृता, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक लास्ट डेट आज की दे दी थी कि आज रात 10 बजे के बाद सभी तरह के चुनाव प्रचारों पर पश्चिम बंगाल में रोक लग जाएगा। इसलिए जो भी रैलीज थी आज का ही समय, बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यहाँ की गलियों में चुनाव प्रचार के माध्यम से अगर हम बोले तो एकदम सन्नाटा पसर जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दमदम में रैली चल रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने शाम 5 बजे अपना साउथ कोलकाता में रोड शो किया है। उसके 4 बड़ी रैलियां संबोधित की हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2। उसी के फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस और सीपीआईएम भी पूरी तरह से कोशिश में थी यहाँ पे अपनी जितनी भी उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बची थी आज इसको प्रचार को खत्म करें। सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं यहाँ पे, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआईएम, सबने अपने जितनी भी रैलीज और जनसभा के शेड्यूल थे उनको थर्सडे को यानी आज रात 10 बजे तक रीशेड्यूल कर दिया। और ये सुबह जो प्रचार हम देख रहे हैं ये सुबह से ही चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल आज सड़कों पे हमें दिख रहे हैं, एक के बाद एक इनकी रैलीज देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ पे शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन आज रात 10 बजे के बाद ये यहाँ की जनता ही फैसला करेगी कि आखिर जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें पलड़ा किसका भारी है, कौन सही है, कौन गलत है। ये फैसला अब सीधा सीधा जनता के हाथ में। प्रचार आज रात को खत्म हो जाएगा और 19 तारीख को 9 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जनता जो है अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और ये फैसला करेगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब किसकी सरकार रहेगी। 23 मई को चुनावी नतीजे होंगे, ये साफ हो जाएगा कि आखिर जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने जो कोशिश की है किसकी कामयाब रही है। आरोप प्रत्यारोप सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर मरती रही हैं, लेकिन फैसला आखिर में जनता के हाथ में है। बिल्कुल, आखिरकार आखिरी फैसला जो है वो जनता के हाथों में है। 19 मई को 9 लोकसभा सीटों के लिए जनता निकलेगी और जिस तरीके की हिंसा, जिस तरह की गतिविधियां हमने पिछले 6 चरणों में भी देखी और पिछले 2-3 दिन में देखी है, उसका जवाब अब जनता देगी। शुक्रिया अनु इस पूरी बातचीत के लिए आपका। चुनाव के आखिरी चरण में तमाम दिग्गज सड़क पर उतर गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में अपना दमखम दिखाया। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो करती हुई दिखाई दे रही हैं और जन समर्थन अपने पक्ष में जुटाने की कोशिश करती हुई। दूसरी तस्वीर जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में मऊ, चंदौली और मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। चंदौली में रैली में उन्होंने कहा कि आज 8 और 10 सीट पाने वाले भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बलिया और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। महाराजगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र की एनडीए सरकार के 5 सालों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम किया है। इन 5 सालों में 7 करोड़ महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन दिलाया गया। इसी सरकार ने देश के 8 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए हैं।
और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पटना में एक जनसभा को संबोधित किया। पटना की चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हर गरीब के अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए डाले जाएंगे, जिसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। साथ ही इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 15 लाख झूठ है, मगर अगली सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी। ये पैसा हर महीने आएगा, हर महीने 6,000 रुपए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक हर महीने 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में। कब तक मिलेगा? उस दिन तक मिलेगा जब तक व्यक्ति की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी। वाराणसी में जनसभा संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि आजादी के बाद देश में केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता कांग्रेस की रही है, लेकिन इनकी गलत नीतियों और गलत कार्य प्रणालियों के कारण ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ इसी कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और रविंद्र सिंह शोराण हमारे संवाददाता हिमाचल प्रदेश के मंडी से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस समय राज्य की सियासी फिजा कैसी है और मुकाबला इस वक्त कितने टक्कर का नजर आ रहा है? देखिए अमृता, हिमाचल प्रदेश जो है जिनमें 4 सीटें हैं, पिछली बार 2014 में बीजेपी ने तमाम 4 सीटों पर चुनाव यहां पर लड़ा था और चारों सीटें अपनी झोली में ले ली थी। एक बार फिर से बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से चारों सीटें वापस जीती जाएं। 2014 के चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें भी बीजेपी को यहां पर कामयाबी हासिल हुई थी। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है और लगातार यहां पर रैलियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज जो अलग अलग पार्टियों के नेता उन्होंने यहां पर रैलियां की हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की है। आखिरी चरण का चुनाव है तो जितने भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि लगभग 2 महीने यहां पर जो है वो चुनाव का प्रचार चला है, सबसे लंबे अरसे तक यहां पर चुनाव का प्रचार चला है। अंतिम चरण में यहां पर जब मतदान होगा तो अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार जो पिछले 5 साल में काम किए गए हैं और जो यहाँ पर प्रदेश में सरकार है उसके काम के बिहाफ पर जो है वो अपना वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यहाँ पर जो तकलीफें थी, जो लोगों की समस्याएं थी, उनका फिलहाल समाधान नहीं हो पाया है, इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। और जो खास सीटें हैं जिनमें अनुराग सिंह ठाकुर जो हमीरपुर से सांसद हैं, 3 बार लगातार जीत चुके हैं, चौथी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की तैयारी, जीतने की कोशिश वो है लगातार कर रहे हैं। मंडी की जो सीट है लोकसभा की, वो काफी महत्वपूर्ण सीट है। वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहीं से आते हैं और वहीं से ही इस बार सुखराम जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी में भी रहे, वापस कांग्रेस में आए हैं और उनके पोते आश्रय वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। तो काफी प्रतिष्ठा की सीट इसको माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है मुख्य मुकाबला। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शोराण इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इधर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन की उम्मीदों के बारे में अखिलेश यादव ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। Former Chief Minister of Uttar Pradesh and SP Supremo, Mr. Akhilesh Yadav from Rajya Sabha Television. 6 phases are over. What are the prospects of your party? देखिए, गठबंधन जीत रहा है और जनता का और किसान गरीब का समर्थन है। सबसे ज्यादा सीटें गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। 7वें चरण में क्या उम्मीद है? 7वें चरण में बहुत अच्छा गठबंधन है, क्योंकि जनता के अंदर आज
जनता जानना चाहती है कि उनकी उपलब्धियां क्या है। क्या वही सिलेंडर जो नहीं भरे गए, जो शौचालय जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास जिसमें पैसा ले लिया गया, क्या वही उपलब्धियां हैं? लेकिन देश के सामने और बड़े सवाल हैं। जो संविधान ने अधिकार दिए थे दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, बताओ वो उन अधिकारों को छीनने की साजिश हो रही है। बीजेपी कहती है कि ये महामिलावट है। ये महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन के लिए सामाजिक न्याय का गठबंधन है। और कहती है आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है, 7 दिन 7 अलग प्रधानमंत्री। बीजेपी के पास नया प्रधानमंत्री कोई नहीं है, और जो प्रधानमंत्री है वो नोटबंदी और जीएसटी के जवाब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास चॉइस तो है, और 23 के बाद कोई न कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीट में से एक कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में 19 मई को मतदान होना है। ममता बनर्जी खुद इस सीट से 5 बार सांसद रह चुकी हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम से मुकाबला है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। कोलकाता दक्षिण सीट पर भी इस दौर में मतदान होगा। ममता बनर्जी ने अपनी सीट से उम्मीदवार बदलते हुए माला रॉय को मैदान में उतारा है। विकास का मुद्दा लिए माला रॉय कोलकाता दक्षिण से जमकर प्रचार कर रही हैं। देयर इज नो चैलेंज। तृणमूल का एक गढ़ है। तृणमूल का सांसद, तृणमूल का जो यहाँ पर जो आदमी है, जो समर्थक है, वो तृणमूल का बहुत वोट से लिए हम जीत जाएगी। वहीं इस सीट पर टीएमसी को बीजेपी के चंद्र कुमार बोस, सीपीएम की नंदिनी मुखर्जी कड़ी चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस ने यहां से मीता चक्रवर्ती को टिकट दिया है। ये सुब्रत बख्शी साहब, उन्होंने एक भी मुद्दा दक्षिण कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के लिए नहीं रखा लोकसभा में। उनका जो अटेंडेंस है वो 14% का भी कम था। तो ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। और ये जो ममता बनर्जी का जो गुंडागर्दी चल रहा है, दक्षिण कलकत्ता के लोग बुद्धिजीवी होते हैं, तो हम लोग ये गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं। Before Mamata Banerjee moved to TMC, she was a MP from South Kolkata on a Congress ticket. So please do not forget that. There are a lot of old Congress supporters who are still resident of South Kolkata. My job is to connect with the new generation and with the new voters and to tell them about the relevance of Congress in today's politics, in today's India. The voters, they are considering this situation, his failure. She also neglected her constituency. So I don't think this time the voters in this particular constituency will consider TMC again. इस बार कोलकाता दक्षिण में टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ममता बनर्जी का गढ़ होने के बावजूद इस सीट पर जनता सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठा रही है। हम लोग तो उम्मीद बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। 10-15 साल से पाइप है नीज में, पानी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कोलकाता दक्षिण सीट से ममता बनर्जी 5 बार सांसद रह चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस के सुब्रत बख्शी यहां से सांसद चुने गए थे। ममता बनर्जी का गढ़ माने जाने वाला कोलकाता दक्षिण में इस बार मुकाबला और दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथी उन्हें कड़ी चुनौती दे रही हैं। अब देखना ये है कि क्या टीएमसी के इस गढ़ पे इन 3 पार्टियों में से कोई एक उन्हें चुनौती दे सीट को हासिल करने में कामयाब होती है, या फिर ये सीट एक बार फिर टीएमसी के हवाले जाती है। लेकिन फैसला तो सिर्फ जनता करेगी। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और अब नजर कुछ और खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के हदेव गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबरों के मुताबिक इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड खालिद भी शामिल है। इलाके में आतंकी छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने पूरे एरिया को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसका सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया। फिलहाल मुठभेड़ अभी जारी है। सभी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे। हालांकि इस मुठभेड़ में एक नागरिक की मौत हो गई है और सेना का एक जवान भी शहीद हो गया।
आज सुबह खास इतला पर पुलवामा में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, पुलिस और आर्मी सीआरपी मिल करके। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं और तीनों ही जैश ए मोहम्मद के साथ उनका संबंध है। इसमें जो सबसे खूंखार मिलिटेंट है वो नसीर पंडित है, करीमाबाद का रहने वाला है और काफ़ी अरसे से उस एरिया में सरगर्म था। वो पुलिस वालों की किलिंग में और वेपन स्नैचिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स में उस एरिया में शामिल था। उसके साथ जो दूसरा एक पाकिस्तानी मारा गया खालिद, वो भी जैश का कमांडर था लोकल, और वो भी उस एरिया में बड़ी देर से एक्टिव था और बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था वो। उसके अलावा जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया उसका नाम उमर है। उमर भी 2018 से एक्टिव चल रहा था और उसके ऊपर भी काफ़ी जो मिलिटेंट कार्रवाइयाँ हैं उसमें हिस्सा लेने का उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है। ये 3 मिलिटेंट जो वहाँ पर मारे गए, इसके अलावा वहाँ पर एक सिविलियन जहाँ पर एनकाउंटर हुआ उसकी डेथ हुई और उसके अलावा एक फौज के जवान की जो है उसमें शहादत हुई। अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने आज अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री असदुल्ला खालिद को MI-24 हमले के हेलीकॉप्टर की पहली जोड़ी सौंपी। अफगानिस्तान ने भारत से MI-24 हेलीकॉप्टर की मांग की थी। उसके बाद अब भारतीय राजदूत के माध्यम से अफगानिस्तान को ये जोड़ी सौंपी गई। भारत ने पहली बार दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान में MI-24 हेलीकॉप्टर प्रस्तुत किया था। भारत को जुलाई तक अफगानिस्तान में 4 गनशिप हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने की उम्मीद थी, जो कि तय समय से लगभग 1 साल पहले डिलीवर हो गए। पहली बार मार्च 2018 में अफगानिस्तान, बेलारूस और भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।